हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं स्पीडी करंट अफेयर का 36वां चैप्टर कवर करूंगी, समसामयिक विधि। ये देखिए, ये रहा समसामयिक विविध, ये इस चैप्टर को कवर करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किए हैं 35वां चैप्टर नवीनतम शब्द संक्षेप, और सारा चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए, समसामयिक विविध को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पे आ गया कि करंट अफेयर समसामयिक विविध। अब इसमें जो है करंट अफेयर, इसमें देखिए ये आ गया करंट अफेयर्स, और इसको जो है कवर करने के लिए हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ताकि ये जो है एडजस्ट हम कर दिए। अब ये देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। क्या है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम बैंक दर जो है, अब देखिए मौद्रिक दर क्या होती है, तो अब जो है ना, ये सब शायद पता होगा आप लोग को। अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं बताऊंगी मौद्रिक दरें क्या होती है। रिजर्व बैंक इसको जारी करती है। तो आगे हम पढ़ते हैं बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? 6.75%। अगर हम ये सब समझाने लगे, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, MSF, तो फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। इसलिए जो है हम इसको कवर करते हैं। आप कमेंट कीजिएगा कि आप ये सब चीज़ें अगर जानना चाहते हैं हमसे, तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। फिलहाल हम इसी को कवर कर रहे हैं। देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। मौद्रिक दर जो ये सब मौद्रिक दर के अंतर्गत आता है, तो क्या है? बैंक दर। बैंक दर रिजर्व बैंक ने हाल ही में जारी किया, कितना है? 6.75%। रेपो दर है 6.50%। रिवर्स रेपो दर है 3.35%। उसके बाद CRR है 4.50%। SLR है 18.00%। MSF है 6.75%। 1 अगस्त 2023 की ये मतलब ये जो जारी किया गया है 1 अगस्त 2023 को, मतलब कि हाल ही में ये इसने जारी किया है। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन विधेयक CAA। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन विधेयक बिल CAB 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। आगे है कि नागरिकता संशोधन बिल CAB कह रहा है कि 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया। क्या चीज़? नागरिकता संशोधन बिल। उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन या हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। पता ही होगा, कोई भी जो है जो विधेयक होता है वो कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। पहले क्या था? 1955 वाले में कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में था कि 11 साल कोई भारत में रहता था तो वो भारत का नागरिक बनता था, लेकिन अब कोई 5 साल रहते हैं तो भारत के नागरिक बन जाएंगे। नागरिकता अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक लोग जो भारत आए हैं उनको नागरिकता प्रदान करना है। आगे है CAA या CAB। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। आगे हम देखेंगे सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। अब हाल ही में सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, 6 होते हैं, और ये जो है ये अस्थायी सदस्य भी होते हैं 10। तो ये जो देखिए कि क्या है? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनके 2 वर्ष की सदस्यता जनवरी 2024 में शुरू होगी। 2 वर्ष की सदस्यता जनवरी 2024 में शुरू होगी। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? पहले 7 थी, अब 8 हो गई। कह रहा है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप का विलय हो गया, एक बन गया दोनों। 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट है
भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य। अब भारत का नया संसद भवन भी बन रहा है, तो उसके रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, तो देखिए पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जो पीसीएस में से बनेगा कि मोदी जी ने संसद भवन का उद्घाटन कब किया, 28 मई 2023 को। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी जयंती के अवसर पर मोदी जी ने ये किसकी जयंती के अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर। आगे है कि जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, और इनकी आधारशिला कब रखे थे, 10 दिसंबर 2020 को। आगे है कि उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए कितने रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया, 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। आगे है नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 1971 करोड़ रुपये की अनुमति लागत से किया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नया जो सेंट्रल विस्टा है, इसका निर्माण, इसके भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, टाटा लिमिटेड ने किया है। अब पूछेगा कि कितना करोड़ लगा है, तो 971 करोड़ लगा है। और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, मतलब अनुमानित लागत 971 करोड़ है। आगे है भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेंट्रल विस्टा भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है, तो एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने। निर्माण तो टाटा लिमिटेड ने किया, और जो इसका डिजाइन किया है एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये त्रिभुजाकार है, आकार वाले भवन का क्षेत्रफल कितना है, 64,500 वर्ग किलोमीटर में बनेगा। नेक्स्ट है नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। कितने लोग बैठ सकेंगे, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, नए संसद भवन में के संयुक्त सत्र में जहां राज्यसभा लोकसभा दोनों बैठते हैं, वहां कितने सदस्य बैठ सकेंगे, 1272 एक बार में बैठ सकेंगे। नेक्स्ट है नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। और नए संसद भवन जो हैं उसमें लोकसभा जो होगा उसमें एक बार में 888 सदस्य बैठ सकेंगे, और राज्यसभा में 384 सदस्य की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन वास्तुकार बिमल पटेल हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा के वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021 से 22 तक कौन कौन रामसर साइट है, तो वो देखेंगे हम। देखिए 1 मिनट, ये जो है रामसर साइट, हम थोड़ा इसको बड़ा कर लिए हैं, थोड़ा देखने में इजी रहे। ये देखिए रामसर साइट सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, 75वां। हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद ठाणे, ये देखिए सालबुग वाला आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 75वां है। आगे है ठाणे क्रीक जो है ये महाराष्ट्र में है। आर्द्र भूमि कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है। बुडुबुर पक्षी अभ्यारण्य ये है तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य, ये है तमिलनाडु में। आगे है यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। अंशुपा झील है ओडिशा में। हीराकुंड जलाशय, ये भी है ओडिशा में। नेक्स्ट है तम्पारा झील, आगे देखेंगे तम्पारा झील, ये है कर्नाटक में। तम्पारा झील कहाँ है, एक मिनट, ये है देखिए तम्पारा झील है ओडिशा में। नेक्स्ट है रंगनाथिट्टू है कर्नाटक में। ये सब रामसर साइट है। उसके बाद रामसर साइट आर्द्र भूमि को कहते हैं। आगे है उनको रामसर साइट के अंदर
सूचीबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि नंदा लेक। नंदा लेक जो है ये गोवा में है। सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा में है। बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। अगर हम साइट के बारे में अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, ये है तमिलनाडु में। बंदा थांगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी है तमिलनाडु में। उदयपुर मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे देखिए कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य भी है तमिलनाडु में। सिरपुर तालाब, ये भी है मध्य प्रदेश इंदौर में। पाला आर्द्रभूमि है सियाहा जिला मिजोरम में। नेक्स्ट है साख सागर झील, 53वां है ये, और ये है शिवपुरी मध्य प्रदेश में साख सागर झील। उसके बाद है पिचवरम मैंग्रोव, ये 52वां है। पिचवरम मैंग्रोव है तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है चेन्नई तमिलनाडु में। उसके बाद है किरकिली पक्षी अभ्यारण्य, क्या है किरकिली पक्षी अभ्यारण्य, एक मिनट यहाँ देखिए, किरकिली पक्षी अभ्यारण्य है कांचीपुरम तमिलनाडु में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य है जामनगर गुजरात में। आगे है हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है झज्जर हरियाणा में। आगे है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम हरियाणा में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य है महसाना गुजरात में। आगे हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ आगे क्या है, हाँ बाधवाना आर्द्रभूमि है बड़ोदरा गुजरात में। तसोकर झील है लद्दाख में। सूर सरोवर कीथम झील है आगरा उत्तर प्रदेश में। लोनार झील है बुल्ढाना महाराष्ट्र में। कांवरताल झील है बिहार बेगूसराय में। उसके बाद है देखिए वर्तमान में कह रहा है यहाँ पे, वर्तमान में जो भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 75 है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो तमिलनाडु में। और ये भी पूछा जा सकता है 75वां रामसर साइट कहाँ है, तो 75वां रामसर साइट जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए 75वां रामसर साइट जम्मू कश्मीर में है और उसका नाम क्या है, सालभुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्योंकि सबसे लास्ट वाला यही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन चंद्रयान 3, इसे एक क्वेश्चन रहना चाहिए, काफ़ी चर्चा में रहा हाल में 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए मिशन चंद्रयान 3 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। देखिए इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 3 की अध्यक्षता किसने की थी, यानी किसकी अध्यक्षता में इसको लॉन्च किया गया था, तो एस सोमनाथ की अध्यक्षता में। आगे ये भी क्वेश्चन बन सकता है चंद्रयान 3 को इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो LM-3 एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कितने मॉड्यूल हैं, तो 3। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, ये तीनों है इसमें। आगे करा इसमें ऑर्बिटर नहीं बनाया गया, और इसमें जो है ऑर्बिटर नहीं बनाया गया क्योंकि ऑर्बिटर जो यूज होगा चंद्रयान 2 जो भेजा गया था उसी का यूज होगा, इसलिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 का थीम है साइंस ऑफ द मून, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, काफ़ी चर्चा में रहा। तो साइंस और ये सक्सेस रहा ना, हाल ही में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, सक्सेस भी रहा। तो ये जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है, तो साइंस ऑफ द मून इसका थीम है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 को किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था, के सिवन की अध्यक्षता में, और किस रॉकेट से, GSLV Mark 3 रॉकेट से। और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया LVM-3 M4 रॉकेट से।
तो ये हो गया, हमने चंद्रयान 3 के बारे में थोड़े से तथ्य थे ये देख लिए। अब हम देखेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं। तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देख लेते हैं, पूछा जाता है कभी कभी पेपर में। तो देखिए, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2023 तक है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य भी 2023 तक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य भी 2023 तक है। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी 2023 तक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2023 तक है। नेक्स्ट है कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, ये इसका लक्ष्य 2024 तक है। ये इंपॉर्टेंट है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 कर दिया गया है। उसके बाद है सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 कर दिया गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति लक्ष्य, ये 2024 था, 2024 है अभी। उसके बाद है नेक्स्ट है हर घर स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक ये लक्ष्य है, पूरा करना है इसे। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। आगे डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। आगे है कि मवेशियों में फूट और माथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया है। आगे है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है। उसके बाद है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है। आगे है 1 मिनट, आगे देखिए है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% विकसित करने का लक्ष्य भी 2025 तक है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना 108 मिलियन टन करना भी 2025 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। उसके बाद है सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य भी 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य भी 2030 तक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक है। उसके बाद है भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक है। उसके बाद है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य भी कितना तक है? 2030 तक। विश्व को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य भी 2030 तक है। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। तो इतनी चीज़ें जो है 2030 तक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में आगे है भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। एचवी या एड्स को खत्म करने व मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य भी है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। उसके बाद है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भी जो है वो 2047 तक है। आगे ऊर्जा के स्रोत स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो 2050 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक है? 2050 तक है। आगे है भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070 तक है। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070 तक है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक है। आगे हम देखेंगे वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैच्यू। यहाँ पे देखिए भारत वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैच्यू। यहाँ पे देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये समानता की मूर्ति है। हैदराबाद 216 फीट 65%
65.5 मीटर है और ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में शिव की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। आगे स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो इसको हम फिर से देखते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाएंगे। कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति। यह है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। उसके बाद 1 मिनट, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को समानता की मूर्ति कहा जाता है। ये कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये 216 फीट की है। पूछेगा कि ये कहाँ स्थित है इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कितने फीट का है, 216 फीट का है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में किसकी प्रतिमा है, तो संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो पूछा जाएगा कि यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, तो नहीं, दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है ये। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज। देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लातूर में। और इसमें किसकी प्रतिमा है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ नॉलेज में। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी में जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। पूछेगा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है स्थित है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। मतलब ये कह रहा है कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की मूर्तिकार रामबी सुतार हैं। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, रामबी सुतार हैं। आगे है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस की जो है राजस्थान के पाली जिले में जेतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की मूर्ति है। सुरेश्वर महाराज की मूर्ति है। आगे है श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा। श्री रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कितने फुट है, 4 फुट ऊंची है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित। यहाँ पे देखिए गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इस मूर्ति के शिल्पकार रामबी सुब्बार हैं। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है, रामबी सुब्बार। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ का जो है के बारे में दिया है। राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूप भगवान शिव की प्रतिमा है। तो एक क्वेश्चन यही बनेगा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ में कौन से भगवान की प्रतिमा है, तो भगवान शिव की प्रतिमा है। और ये कितना ऊंचा है, तो 112 मीटर ऊंचा है। आगे हम देखेंगे वंदे मातरम ट्रेन 2018 की शुरुआत। यहाँ पे देखिए क्या है, वंदे मातरम ट्रेन 2018 की शुरुआत ये रहा।
अब देखिए पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच। दूसरी ट्रेन चली थी 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कटरा के बीच। तीसरी जो चली थी वंदे मातरम चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव। पहली महिला ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। नेक्स्ट है वंदे मातरम का निर्माण वंदे मातरम का निर्माण करने वाले जो है पहले का निर्माण किसने किया था? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। वंदे मातरम का निर्माण किसने किया था? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। आगे है वंदे मातरम का पुराना नाम ट्रेन 18 है। वंदे मातरम का पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18। आगे है दक्षिण भारत के पहली वंदे मातरम ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच। मतलब दक्षिण भारत में पहली वंदे मातरम ट्रेन जो चली वो किसके बीच? बम्बई से ये इंटीग्रल कोच जो चली वो फैक्ट्री चली जो दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन चली बेंगलुरु से चेन्नई तक। यहाँ पे देखिए बेंगलुरु से चेन्नई तक। आगे है भारत की किसान रेल। ये है यहाँ पे देखिए भारत की किसान रेल। पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक हुआ। आगे है दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश में आदर्श दिल्ली के रूप में 100वां किसान रेल की शुरुआत हुई। 28 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला के पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। 1000वां किसान रेल की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के साबदा में दिल्ली के आदर्श नगर के पास किया गया। यानी कि दिल्ली के आदर्श नगर तक। यानी कि यहाँ पे देखिए 1000वां किसान रेल की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के साबदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा 1000वां किसान रेल की शुरुआत कब से कब, कहाँ से कहाँ तक 3 फरवरी 2022 को शुरू की गई। कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र के साबदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक। तो हमने आज कवर कर लिए, क्या कवर किए हैं? करेंट अफेयर्स समसामयिक विविध, है ना। करेंट अफेयर्स समसामयिक विविध हमने कवर कर लिए। तो हम फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।